कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र अध्याय 1 लेखांकन की प्रस्तावना चल रहा था, जिसका आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको लेखांकन के बारे में बताया था, बही खाता और लेखा कर्म के बारे में समझाया था, उसमें क्या अंतर है और उससे संबंधित क्या क्या जानकारी है उसके बारे में मैंने बताया था। आज हमारा सेकंड क्लास है, ठीक, सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं। लेखांकन का वर्ड मीनिंग तो मैंने बताया था। लेखांकन का मतलब होता है अपने कार्य को या अपने व्यवहारों को किसी पुस्तक में दर्ज करना ही क्या कहलाता है, लेखांकन कहलाता है, जिसकी जानकारी हमको भविष्य में प्राप्त हो सके। अब आता है लेखांकन, मतलब यदि हम अपने लेखा पुस्तकों की व्यवस्था करें हैं तो उसके क्या उद्देश्य, किस कारण से हमको लेखा पुस्तकों की व्यवस्था करनी पड़ती है। पहला होता है मुख्य उद्देश्य और दूसरा है सामान्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य में पहला पॉइंट होता है व्यवहारों का स्थायी रूप में लेखा करना। यदि आप अपने व्यवहारों को, लेन देनों को, क्रय विक्रय को यदि आप पुस्तकों में दर्ज किए हैं तो वो एक स्थायी रूप में हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि हाँ हमने ये चीज रखा है, मतलब एक सबूत के रूप में आपके पास सुरक्षित रह जाता है। दूसरा पॉइंट होता है व्यापार के परिणामों को प्राप्त करना। परिणाम, यदि आप लेखा पुस्तकों में यदि अपने व्यवहारों को दर्ज किए हैं तो उससे आपको क्या प्राप्त हो जाता है, परिणाम। परिणाम का मतलब है लाभ, क्योंकि आज हम लोगों ने किससे कितना पैसा दिया, जैसे आप लिख के रखे हो कि 200, 300 है ना, 500, ऐसा आप व्यवस्था करके रखे हो। और जिसको जिसको पैसा देना है वो किससे किससे पैसा लेना है, वो सभी चीजें भी आप लिख के रखे हो, तो लास्ट में आप बता सकते हो कि मैंने आज इतना इतना खर्च किया और इतना इतना पैसा मेरे पास आया, तो लास्ट में मेरे को लाभ हुआ या हानि आपको एक परिणाम के रूप में पता चल जाएगा। कब पता चलेगा, जब आप लेखांकन करके रखे हो, मतलब अपनी लेखा पुस्तकों में उस चीज को दर्ज करके रखे हो तब, ठीक। अगला होता है व्यापार की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है व्यापार जब आप लोग करते हैं तो व्यापार की स्थिति क्या है, व्यापार में जो हम खर्च कर रहे हैं, व्यापार में जो हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो क्या उस लेन देन से हमारे व्यापार की स्थिति खराब हो रही है या हमारे व्यापार की स्थिति अच्छी हो रही है। अर्थात लेन देन करने से हमारा या जो पैसा देने या प्राप्त करने से हमारा पैसा हमको महीने में लाभ हो रहा है या हानि, इसकी स्थिति हमको पता चल जाती है। अगला बोलता है कानूनी आवश्यकता को पूरा करना। कानूनी आवश्यकता का मतलब होता है यदि हम अपने व्यवहारों को, अपने लेखा जोखा को यदि पुस्तकों में दर्ज करके रखे हैं तो दर्ज करके रखने से हमारे कानून के जो कानून, मतलब यदि हमको कभी भविष्य में यदि कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी या कठिनाई उत्पन्न हो जाती है तो इस लेखांकन के माध्यम से हम उस कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। अगला बोलता है भावी योजना के आंकड़े उपलब्ध कराना। भावी योजना के आंकड़े उपलब्ध कराने का मतलब होता है यदि हम अपने पास व्यवहारों को लिख कर रखें, जैसे पता चलता है ना कि यदि हम किसी लेन देन रखे हैं या किसी लेन देन को याद रखें तो हमको पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति या किस प्रकार का व्यवसाय या कौन सा लेन देन हमारे लिए हानि है या कौन सा लेन देन हमारे लिए फायदा है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे आप किसी राम या श्याम किसी व्यक्ति से आप लेन देन करते हो, है ना, तो यदि राम से आप लेन देन करते हो और उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप उसके पास रखे हो आज दो मतलब पर्टिकुलर यदि आपको पैसा प्राप्त करना, हर एक माह के एक तारीख को आपको यदि पैसा प्राप्त करना और यदि वो पैसा सही समय पर नहीं देगा, जैसे आप डेट लिखिए 1 तारीख को पहले महीना तो दे दिया, दूसरे तारीख को 25 तारीख को दे रहा, तीसरे तारीख को दे ही नहीं रहा, तीसरे महीना चौथे महीना भी नहीं दिया, अगर उसके लेन देन आप लिख के रखे हो, सही तरीके से लिखे हो, तो भविष्य में आप उसको बता सकते हो कि देखो आपका जो लेन देन था सही तरीके से नहीं चला है, इसलिए हम इस साल या इस बार आपके साथ कोई लेन देन नहीं करेंगे। यदि उसका लेन देन बहुत अच्छे तरीके से होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, आगे भविष्य में भी उसके साथ अपना लेन देन कर सकते हो। अर्थात भविष्य में आप योजना बना सकते हो कौन किस कार्य को मैं किस तरीके से करूंगा, किसके माध्यम से, लेखांकन के माध्यम से। तो ये तो था मुख्य उद्देश्य। उसके बाद आता है लेखांकन के समान उद्देश्य। क्रय विक्रय शेष माल की जानकारी आपको मिल जाती है। अगर लेखांकन में आप दर्ज करके रखे हो अपनी लेखा पुस्तकों में तो आपको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति से कितना माल खरीदना है या बेचना है, किस प्रकार का माल देना है, ये सबकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। लेनदार देनदार की, लेनदार देनदार मतलब होता है, लेनदार मतलब होता है कौन व्यक्ति आपसे कितना पैसा लेने वाला है, और देनदार मतलब होता है कौन व्यक्ति आपसे आपको कितना पैसा देने वाला है। लेनदार और देनदार की जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद छल कपट। छल कपट का मतलब होता है यदि आप सब चीज को लिख के रखे हो तो छल कपट की संभावना या चोरी या
पैसा ठगी का मामला बहुत कम होता है। उसके बाद आता है व्यय पर नियंत्रण किया जा सकता है। यदि आप लेखा पुस्तकों में दर्ज करके रखे हो सब चीज का, तो आप उस दर्ज से आप एक आंकड़ा तैयार कर सकते हो कि मैंने कितना खर्च, फिजूल खर्च किया है, उस पर आप क्या कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। कार्य का अनुमान लगाया जा सकता है, लाभ हानि के कारणों का पता लगाया जा सकता है कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि। तो ये था। उसके बाद आता है लेखांकन के लाभ। लेखांकन, यदि आप लेखा पुस्तकों में अपने व्यवहारों को, अपने हिसाब किताब को किसी लेखा पुस्तकों में दर्ज किए हो, तो उससे किन किन को और किस प्रकार का लाभ होगा। तो सबसे पहला लाभ बताया है व्यापारियों को लाभ। व्यापारियों को लाभ में बताया है भूल से बचाव करने में सहायक। यदि आप व्यापारियों से भूल से बचाव मतलब होता है, यदि आप कोई लेन देन किए और भूल गए हो, है ना, जैसे मैं किसी राम को 10,000 रुपए दिया हूं और ध्यान से उतर गया। अब मैंने तो राम को पैसा दे दिया, अब राम आके मेरे को बोलता भाई मैंने 10,000 रुपए पैसा दिया, मेरे को तो याद ही नहीं कि मैंने दिया है कि नहीं दिया है, हो गया ना। फिर मेरे को 10,000 मतलब 10,000 देने के बाद भी मेरे को 10,000 देना पड़ेगा। लेकिन यदि इसी लेन देन को मैं अपने पास लिख के रख दिया और जब उसको पैसा दिया तो उससे मैं साइन करवा लिया, अब जब भविष्य में आके राम मेरे को बोलेगा मेरे को 10,000 रुपए दे दो, मैं बोल सकता ना देखो इस तारीख को 10,000 मैंने दिया जिसका साइन मेरे पास आपने करके दिया। तो ये लिखा होगा तब तो मैं उसको प्रूफ के रूप में या भूल के रूप में सुधार सकता हूँ। उसी को बोलता है भूल से बचाव में सहायक। दूसरा बोलता है महत्वपूर्ण सूचना की प्राप्ति। महत्वपूर्ण सूचना की प्राप्ति मतलब आप जब लेखा पुस्तकों की कोई जानकारी प्राप्त करना होगा तो लेखा पुस्तकों में दर्ज आंकड़ों के माध्यम से आप उसकी जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद होता है लाभ हानि का ज्ञान, ये तो मैंने अभी बताया। उसके बाद करों पर नियंत्रण कर सकते हो। जो लेखांकन होता है, जब हम लेखा पुस्तकों में दर्ज करते हैं तो साल के अंत में हर एक व्यवसाय को अपनी आय के ऊपर कर देना पड़ता है, तो उस करों पर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद ऋण लेने में सुविधा। लेखांकन के माध्यम से यदि आपको पैसे की आवश्यकता है तो लेखा पुस्तकों में दर्ज आंकड़ों के माध्यम से आप कहीं पर भी ऋण की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद आता है मतभेद दूर करने में सहायक। मतभेद दूर करने में सहायक अर्थात किन व्यवहारों पर छल कपट हो रहा है, यदि आपके व्यवसाय में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई तो उस कठिनाई को क्या कर सकते हो, लेखा पुस्तकों के माध्यम से दूर कर सकते हो। ठीक। न्यायालय में प्रमाण पत्र के रूप में उसको दर्ज कर सबूत के रूप में दे सकते हो, है ना। व्यापार के मूल्यांकन में सुविधा हो सकती है। उसके बाद आता है दूसरा है कर्मचारियों को लाभ। कर्मचारियों को लाभ मतलब होता है पारिश्रमिक संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक, है ना, और कार्य क्षमता के मूल्यांकन में सहायक। लेखा पुस्तकों में सभी चीज की व्यवस्था हो जाती है। तीसरा आता है विनियोजकों को लाभ। विनियोजकों को लाभ मतभेद दूर करने में सहायक, मैंने भी बताया, और आवश्यक सूचना प्राप्त करने में सहायक। लेखांकन के माध्यम से यदि आप अपने व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करके रखे हो तो उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि किन व्यक्तियों से कितना पैसा प्राप्त करना है, किन व्यक्तियों को कितना पैसा देना है, कहाँ पर मेरा माल, कहाँ से मैं सस्ते से माल खरीद सकता हूँ, कहाँ पर मैं अपना माल ज़्यादा अच्छे तरीके से बेच सकता हूँ, उत्पादन का कार्य कैसा होगा, किस तरीके का उत्पादन होगा, किस रॉ मटेरियल का उत्पादन होगा, कहाँ कहाँ से मैं कच्चा सामान खरीदूंगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको कहाँ से मिल जाएगी, लेखा पुस्तकों से मिल जाती है। और लास्ट आता है सरकार को लाभ। सरकार को लाभ में आता है वित्तीय सहायता, स्वीकृति प्राप्त करना, आर्थिक प्रगति में मूल्यांकन। सरकार को भी व्यवसाय से बहुत सारी लाभ प्राप्त होते हैं। उसके बाद आता है लेखांकन की सीमाएं। लेखांकन की सीमाएं, सबसे पहला पॉइंट होता है लेखांकन के व्यवसाय संपूर्ण सूचना प्राप्त करना संभव। आप लेखा पुस्तकों में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा बोलता है लेखांकन विस्तृत, शुद्ध एवं अशुद्ध होता है, मतलब जो लेखा पुस्तकों में जो आंकड़ा होता है वो हो सकता है अशुद्ध हो, सही तरीके का ना हो। और लास्ट पॉइंट होता है लेखांकन से व्यवसाय के वर्तमान क्रय विक्रय ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप लेखांकन के माध्यम से नहीं बोल सकते कि आज जो हम सामान जिस कीमत पर बेचे हैं भविष्य में उसी कीमत पर हमारा सामान बिकेगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेखांकन सूचना शब्द। ठीक है, जैसे हम अपने व्यवसाय जगत में बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके बारे में ना तो हमने सुना है, क्योंकि ये हमारे लिए नया कोर्स है, तो इसके बारे में हम जैसे बता रहे हैं कुछ व्यावसायिक शब्द बता रहे हैं, जैसे आधारभूत लेखांकन शब्द, जिसके बारे में सबसे पहला आता है व्यवसायिक लेन देन। व्यवसायिक लेन देन मतलब होता है व्यवसाय जगत में लेन देन। लेन देन का मतलब होता है लेना और देना, मतलब अपना या तो पैसा या तो सामान का लेन देन किया जाना, उसको बोला जाता है लेन देन। दूसरा आता है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है जब स्वामी अपने व्यवसाय में
पैसा लगाता है, तो व्यवसाय में जितना पैसा लगाता है, चाहे वो रोकड़ नगद के रूप में लगाए, माल के रूप में लगाए या है संपत्ति के रूप में लगाए, किसी भी रूप में जब वो पैसा लगाता है तो उसी पैसे को, उतने पैसे को, उस पैसे को व्यवसाय की क्या कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। ये व्यवसाय का दायित्व हो जाता है। अगला पॉइंट बोलता है दायित्व। दायित्व मतलब होता है जब व्यापारी अपना पैसा जब लगाता है तो वो व्यवसाय, दायित्व का मतलब होता है एक प्रकार से उधार, आप उधार के रूप में समझ के रखिए। होता है व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों से सहयोग लेता है। सहयोग से मतलब क्या होता है, उधारी मांगता है। इसके सहयोग के बिना व्यापार संभव नहीं है। यदि आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप कितना पैसा लगाओगे? आपने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पैसा लगाकर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, एक दुकान चालू कर दिया। मान लो आप 10 लाख लगाकर आप एक व्यवसाय को चालू कर दिए, दुकान को चालू कर दिए। अब बीच में आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी तो आप कितना पैसा घर से लगाओगे? तो क्या होता है कि अपना दुकान को बताकर, दिखाकर बाहर पक्षों से, बाहर पक्षों से मतलब या तो लेनदारों से पैसा ले लो या बैंक से पैसा ले लो, है ना। तो दायित्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चल दायित्व और दूसरा होता है स्थायी दायित्व। चल दायित्व मतलब होता है वह दायित्व जिसका भुगतान हम 1 साल के अंदर कर दें, उसको चल दायित्व के अंतर्गत। और स्थायी दायित्व का मतलब होता है गैर चालू दायित्व जिसको बोला जाता है, जिसका भुगतान हम 1 साल से ज्यादा, 5 साल, 10 साल, 25 साल इतने तक का भुगतान करें। ठीक, तो स्थायी दायित्व और चल दायित्व। एक होता है संयोगी दायित्व। ठीक, संयोगिक दायित्व। संयोगिक दायित्व मतलब होता है ऐसा दायित्व जिसका होना भविष्य की घटना पर निर्भर करता है। भविष्य की घटना पर जैसे बोला जाए, आप बोल सकते हो आज आपने एक व्यक्ति को चेक दिया, 10,000 रुपए का चेक काट कर दे दिया, बोला 20 दिन के बाद मेरे अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, चेक को जमा करोगे आपके अकाउंट में चला जाएगा। मैंने क्या दिया, भविष्य के लिए दे दिया 10 दिन के बाद। ठीक, अब वो व्यक्ति 10 दिन के बाद गया, चेक को जैसे अकाउंट में डाला, उसके अकाउंट में पैसा गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा था नहीं। आज मेरे अकाउंट में पैसा है 10,000, 20,000 जितना, लेकिन भविष्य में होगा नहीं होगा तो वो भविष्य की घटना पर निर्भर करता है। मेरा को तो 10,000 रुपये उस व्यक्ति को देना ही है क्योंकि मैं उसको चेक दिया। चेक दिया मतलब एक प्रकार से पैसा दिया, लेकिन भविष्य में उसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो भविष्य की घटना पर जो निर्धारित होता है उसको बोला जाता है संयोगी दायित्व। उसके बाद आता है संपत्ति, है ना। संपत्ति मतलब होता है जो व्यवसाय में हम संपत्ति के रूप में लगाते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना। व्यापार में ऐसी वस्तु जो व्यापार संचालन में सहयोग प्रदान करती है तथा जिनका व्यापार स्वामित्व होता है, व्यापार की संपत्ति कही जाती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है स्थायी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो लंबे समय के लिए रहे। ठीक, दूसरा होता है चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो व्यवसाय में आना जाना है, जैसे माल, हम जैसे किसी संपत्ति को खरीदे, जैसे बोल सकते हो हम एक दुकान चलाते हैं तो दुकान में टेबल, कुर्सी, फैन, फर्नीचर, ये सब व्यवसाय की स्थायी संपत्ति है। लेकिन हम जिस सामान का व्यवसाय करते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, टी शर्ट हो गया, साड़ियाँ हो गई, हम ये सामान है तो ये भी संपत्ति है, किंतु ये चल संपत्ति, क्योंकि हम इसको खरीदे हैं बेचने के लिए, तो ये चल संपत्ति होगी। और एक होता है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी संपत्ति के रूप में उपयोग करते हैं, जिसको बोला जाता है ख्याति, पेटेंट। ये सब चीज अमूर्त संपत्ति है। ठीक, उसके बाद आता है आगम खर्च, पूंजीगत खर्च, आगमगत खर्च, व्यय। व्यय मतलब तो पता है जिस चीज के लिए हमको पैसा खर्च करना पड़ता है ना। हानि, लाभ, क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, स्टॉक, है ना। स्टॉक मतलब होता है माल, रहतिया जिसको बोला जाता है। देनदार मतलब होता है वह व्यक्ति जो हमको पैसा देने वाला है। प्राप्तियां, जब हम पैसा प्राप्त करते हैं, है ना। उसके बाद लेनदार, लेनदार मतलब होता है वह व्यक्ति जो हमसे पैसा लेने वाला है। तो ये तो था आपके शाब्दिक। उसके बाद आता है अन्य महत्वपूर्ण शब्द। अन्य महत्वपूर्ण शब्द में आता है जैसे माल, बट्टा। बट्टा मतलब होता है छूट, डिस्काउंट। जैसे हम दुकान जाते हैं तो दुकान में सामान से संबंधित छूट मांगते हैं, भैया हमको इसका डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट को ही यहाँ पर व्यावसायिक जगत में बट्टा बोला जाता है। ठीक, तो बट्टा भी 2-3 प्रकार का होता है। बट्टे में अंतर दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझसे पूछिए। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर जो था लेखांकन की प्रस्तावना, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है।
ठीक, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में भेजूंगा। इसका क्वेश्चन आंसर आप अपने अकाउंट की थ्योरी कॉपी में दर्ज करेंगे। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा उतना क्लियर है।